सुबह बखैर, सलाम है। प्रोग्राम जागो लाहौर के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेजबान सिद्रा मुनीर। उम्मीद है आप सब लोग जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। नाज़रीन, दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी आज यानी 12 जून चाइल्ड लेबर डे के तौर पर मनाया जाता है। मकसद तो इस दिन को मनाने का ये होता है कि बच्चों से जबरी मुशक्कत का खात्मा किया जाए और उन मेहनत कश बच्चों के मसाइल हुकूमतों तक मौसर अंदाज में पहुँचाए जाए। पाकिस्तान में चाइल्ड लेबर डे 2002 यानी गुज़िश्ता 18 सालों से मनाया जा रहा है। एक सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में 2 करोड़ से ज़ायद बच्चे अपने नाजुक कंधों पर पूरे खानदान का बोझ उठाए हुए हैं। पाकिस्तान में गुर्बत, बेरोजगारी और महंगाई की वजह से करोड़ों बच्चों के लिए स्कूल और तालीम में ख्वाब बनकर रह चुका है। गुज़िश्ता हुकूमतों में भी आज के दिन तकारीब भी सजाई गई, रैलियां भी निकाली गई, दावे भी की बहुत किए गए, लेकिन किसी वादे का कोई भी वादा हकीकत का रूप ना ले सका। अभी भी हर गली मोहल्ले के होटल में, वर्कशॉप्स में, छोटी बड़ी दुकानों और लोगों के घरों में भी आपको मासूम बच्चे काम करते दिखाई देते हैं। कवानीन, जुर्माने, सजाएं होने के बावजूद सरेआम खिलाफवर्जियां पाई जा रही हैं। आज के खास दिन के हवाले से प्रोग्राम में हम मजीद भी बात करेंगे और उन बच्चों की आवाज़ बनेंगे। आगे बढ़ेंगे और कुछ बात करेंगे क़ज़ा और क़ज़ाइयत की। और आज सारा फारूकी से हमने जानना है कि कोलेस्ट्रॉल, जो कि हम देखते हैं कि बड़ों में तो ये बहुत ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है कि बढ़ जाता है, बच्चों में भी क्या बढ़ जाता है और उसकी रीजंस क्या हो सकती हैं, कैसे उसको कंट्रोल किया जा सकता है, तमाम मामलात पर बात करेंगे। सारा प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। सबसे पहले हमें बताइए कि कोलेस्ट्रॉल है क्या, बॉडी में क्या ये डिसऑर्डर करता है और क्या ये बच्चों में भी बढ़ जाता है? जी सिद्रा, कोलेस्ट्रॉल एक वैक्सी सब्सटेंस है जो आपका लिवर प्रोड्यूस करता है। वैसे तो कोलेस्ट्रॉल के बहुत सारे फंक्शंस हैं जो आपकी बॉडी में ये परफॉर्म करता है। यूजुअली लोग जो है कोलेस्ट्रॉल लेने से इसलिए भी, डाइटरी कोलेस्ट्रॉल लेने से इसलिए घबराते हैं, उनको लगता है कि वो ज़्यादा एक्सीड ना कर जाए जिससे उनके लिपिड प्रोफाइल में वो शो होना शुरू हो जाए और फिर और हेल्थ इश्यूज़ कॉज में लग जाए। टेम्परेरी तो वैसे आपको कोलेस्ट्रॉल चाहिए होता है क्योंकि आपकी बॉडी के काफ़ी फंक्शन उसकी वजह से परफॉर्म होते हैं। जैसे कि आपकी बॉडी में कई ऐसे हार्मोन्स हैं जो कोलेस्ट्रॉल की वजह से प्रोड्यूस होते हैं। आपकी बॉडी में जो बाइल प्रोडक्शन है वो कोलेस्ट्रॉल की वजह से होता है। आपके सेल मेम्ब्रेन का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है कोलेस्ट्रॉल। लेकिन ऑब्वियसली अगर ये एक्सीड कर जाए या बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो है बनना शुरू हो जाए तो वो बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है। अब बच्चों में कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की क्या वजूहत हो सकती हैं? सबसे पहले तो अनहेल्दी डाइट। बच्चों में जो है ये बहुत ज़्यादा रुझान है कि बाहर का खाना है, जंक फूड का ज़्यादा इंटेक करना है, फास्ट फूड का। ख़ास तौर पे अब जैसे हालात थोड़े से डिफरेंट है, लोग घरों में मौजूद हैं, तब भी हम लोग बाहर से बहुत ज़्यादा फूड ऑर्डर करते हैं। हम पिज़्ज़ाज़ ऑर्डर कर रहे हैं, हम लोग बच्चों के लिए जंक फूड ऑर्डर कर रहे हैं, हम फास्ट फूड वेंचर से वो जो है वो ऑर्डर कर रहे हैं, बर्गर्स वगैरह ऑर्डर कर रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है कि कॉन्स्टेंटली जो है एक तो अनहेल्दी डाइट के साथ उनकी जो खुराक है, जिस चीज़ की उनको ज़रूरत है, जिन न्यूट्रिएंट्स की उनको ज़रूरत है वो पूरी नहीं हो रही, उसकी डेफिशिएंसी हो रही है। और साथ साथ जो है आपका कोलेस्ट्रॉल भी इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है, जो कि अनहेल्दी फैट्स है। अनहेल्दी फैट्स जो है इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है और फिर उससे ये होता है कि ओबेसिटी कॉज होने लग जाएगी। कई बच्चे जो पहले से ओबीस हैं उनके लिए और भी ज़्यादा ख़तरनाक है। अगर जो उनमें वो मोटापे का शिकार हैं या उनकी फैमिली में ओबेसिटी बहुत ज़्यादा है, उनको तो सबसे ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए कि वो ऐसी चीज़ों का इंटेक ना करें। फिर बात आ जाती है फ़िज़िकल एक्टिविटी की। अगर बच्चा एक्सरसाइज परफॉर्म नहीं कर रहा, वो ज़्यादातर टीवी के आगे टाइम स्पेंड कर रहा है या टैब के ऊपर या फ़ोन के ऊपर, और वो ना बाहर खेलने जा रहे हैं ना घर के अंदर कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, तो उस सूरत में भी कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज़ हो सकता है। और हो सकता है कि जेनेटिकली अगर फैमिली के अंदर कोलेस्ट्रॉल जो है ज़्यादा है, तब भी जो है बच्चों में अक्सर कोलेस्ट्रॉल की जो है ज़्यादती हो जाती है। तो बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है कि अपनी डाइट का ख्याल रखें, अपने जो है एक्सरसाइज जो है सही परफॉर्म करें। एक्सरसाइज नहीं कर सकते तो एटलीस्ट जो है किसी गेम में ज़रूर पार्टिसिपेट करें ताकि आपका जो है कोलेस्ट्रॉल लेवल नीचे आ जाए अगर बढ़ गया है तो। ठीक है, हमें ये भी बताइए सारा, आपके जब कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है तो उसको दोबारा से नॉर्मल लेवल पर कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? बात आ जाती है कि हाई कोलेस्ट्रॉल को कैसे कंट्रोल किया जाए। सबसे पहले ज़रूरी है कि फ़िज़िकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करें, किसी तरह के किसी गेम्स में पार्टिसिपेट करें या फिर कोई एक्सरसाइज परफॉर्म करें। अगर आपको वो नहीं पसंद तो आप डांस भी कर सकते हैं। एज़ लॉन्ग एज़ आप जो है मूवमेंट करें, आपकी बॉडी मूव कर रही है, आप बर्न कर रहे हैं कैलोरीज, आपके लिए उतना ज़्यादा अच्छा है ताकि आपका जो एक्सेस फैट है बॉडी में वो भी बर्न आउट होना शुरू हो जाए और कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है नीचे आ जाए। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि अपना इंटेक हेल्दी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बार बार फोकस हम हेल्दी फूड्स पे क्यों करते हैं? क्योंकि आपकी बॉडी को नेचुरली हेल्दी फूड्स की ही ज़रूरत है जिस पे वो सर्वाइव कर सकती है, जिसके ऊपर जो है वो आपको आपकी बॉडी में अगर कोई इन्फेक्शन कॉज होता है या किसी तरह की कोई ज़्यादती हो जाती है, फॉर एग्जांपल कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती हो रही है या फिर आपकी बॉडी में कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो रही है, तो उसमें बहुत ज़रूरी है कि आप जो है गुड न्यूट्रिएंट्स का जो है इंटेक करें।
अब गुड न्यूट्रिएंट्स आपके कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स भी हैं और मिनरल्स और वाइटामिन्स भी हैं। ये आपकी बॉडी को हर तरह से प्रोटेक्ट करते हैं, आपके इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करते हैं और आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी नीचे लेके आते हैं। अब इनमें क्या क्या चीज़ें हो सकती है वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले फ्रेश फ्रूट्स और फ्रेश वेजिटेबल्स का मैक्सिमम इंटेक करें, खासतौर पे जो सीजनल फ्रूट्स आए हुए हैं, जो सीजनल वेजिटेबल्स आए हुए हैं। ऑफ सीजन्स की बात नहीं करी, जो नेचुरली आपके पास मौजूद हैं, जो आपको मार्केट से आसानी से मिल सकते हैं, आप उनको यूज़ कर सकते हैं। आप उनका जो है बेशक जूस बना के पिएं या आप जो है कोशिश ये करें कि नेचुरली उसको वैसे ही यूज़ कर लें। फ्रूट्स को, एप्पल है आपके पास बनाना आया हुआ है, उसके अलावा आलू बुखारा आया हुआ है, ठीक है, उसके अलावा आपके पास डिफरेंट फालसा आया हुआ है। तो इस तरह के जो मुख्तलिफ आपके पास फ्रूट्स आए हुए हैं उनका यूज़ करें। अब उनके अंदर क्या है, उनके अंदर विटामिन ए है, विटामिन B6 है, विटामिन सी है, जैसे वाटरमेलन भी आया हुआ है। अब इससे क्या हो रहा है, इनके अंदर कैलोरीज बहुत कम है, इनके अंदर कैलोरीज नहीं है और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इनके अंदर फैट कंटेंट इतना नहीं है। मैक्सिमम इनके अंदर होगा तो कार्बोहाइड्रेट्स आपके पास मौजूद है जो आपको एनर्जी देता है और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी है। और इसके अंदर जो है डिफरेंट विटामिन्स और मिनरल्स मौजूद हैं जो आपको जो है एक तो ये है कि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल भी नीचे लेके आएंगे और साथ साथ ये है कि आपका मोटापे के आप शिकार नहीं होंगे। फिर बात आ जाती है फ्रेश वेजिटेबल्स की। अब डिफरेंट जितने फ्रेश वेजिटेबल्स आए हुए हैं आप सैलड्स की फॉर्म में ले सकते हैं। ख़ासतौर पे लंच में और डिनर में कोशिश किया करें कि फ्रेश वेजिटेबल का सैलड लाजमी साथ में रखा करें। बच्चों को भी उनको आदत डालें कि वो लंच और डिनर के साथ जो है वेजिटेबल सैलड ज़रूर लें। कई लोग जो डिनर में वेजिटेबल सैलड नहीं ले पाते हैं ये कह के कि भाई उनको जो है प्रॉब्लम होती है या उनको डाइजेस्ट नहीं होता या गैस होने लग जाती है, तो उनके लिए ये मशवरा दे सकती हूँ कि वो उस सैलड को जो है स्टीम कर लें। उसको अगर आप उसी के पानी में थोड़ी देर के लिए स्टीम कर लेंगे तो ये होगा कि वो ज़रा नरम हो जाएगा और उससे आपको गैस नहीं होगी और प्रॉब्लम नहीं होगी और आप उसको यूज़ कर सकते हैं। फिर बात आ जाती है हाई फाइबर फूड्स की, यानी कि ऐसे सीरियल्स या ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स यूज़ करें जो हाई फाइबर हो। हाई फाइबर की क्या बात आ जाती है, सबसे पहले तो ये आपको फुल रखेगा, ज़्यादा देर फुल रखेगा, आपको ज़्यादा भूख नहीं लगेगी, आप ज़्यादा इंटेक नहीं करेंगे, आप हाई फैट फूड नहीं खाएंगे, आप जंक फूड का इंटेक नहीं करेंगे। जब आप ज़्यादा देर फुल रहेंगे तो ऐसी चीज़ों का इंटेक नहीं करेंगे, फिर उससे ये होगा कि आपको जो है भूख नहीं लगेगी और आपका कोलेस्ट्रॉल भी इंक्रीज़ नहीं होगा। अब इनमें कौन सी मुख्तलिफ चीज़ें आ जाती हैं हाई फाइबर फूड्स में, आपके फ्रूट्स और वेजिटेबल्स तो वैसे ही हैं क्योंकि उनके अंदर भी फाइबर मौजूद है, लेकिन उसके अलावा सीरियल्स के अंदर भी जो है फाइबर मौजूद है, जैसे कि होल व्हीट आटा, जो आपके चक्की के पिसा हुआ जो आटा होता है वो यूज़ कर सकते हैं। ओट्स यूज़ कर सकते हैं, ओट्स एंड बार्ले का पॉरेज बना के यूज़ कर सकते हैं। ओट्स की आप रोटी भी बना के यूज़ कर सकते हैं। आप जो है मुख्तलिफ जो है दालें यूज़ करें। उसके अलावा आप राइस अगर यूज़ करें तो कोशिश करें कि ब्राउन राइस यूज़ करें, और अगर आपने ब्रेड यूज़ करनी है तो ब्राउन ब्रेड या मल्टीग्रेन ब्रेड यूज़ करें और वाइट ब्रेड ना यूज़ करें। प्रोसेस्ड आइटम से जितना दूर रह सकते हैं उतना रहें, ऑर्गेनिक स्टफ़ की तरफ ज़्यादा रहें। ऑर्गेनिक फूड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी सेहत के लिए। फिर बात आ जाती है डेयरी प्रोडक्ट्स की। आप जो है कोशिश कर सकते हैं कि आप लो फैट मिल्क यूज़ करें या फिर आप जो है लो फैट योगर्ट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फ्रेश मार्केट के बने हुए या मार्केट के डब्बे वाले दूध या मार्केट के जिसे कहते हैं योगर्ट बना हुआ जो फ्लेवर्ड योगर्ट होता है वो ना यूज़ करें, उनका कोई फ़ायदा नहीं है। फ्रेश जितना आप यूज़ कर सकते हैं उतना ही आपकी सेहत के लिए जो है ये ज़रूरी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सारा फारूकी, आप हमारे साथ मौजूद रही। कोलेस्ट्रॉल के हवाले से जो प्रॉब्लम्स हो जाती है बॉडी में उस हवाले से भी हमें बता रही थी और सबसे अहम ये भी बताया कि उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, कौन कौन से ग़िज़ाई अज्जा हैं जिनको आपने ज़्यादा इस्तेमाल करना है तो आप इस तरह के मसाइल से बच सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं जी। कुछ कोरोना वायरस की बात की जाए तो पूरी दुनिया के माहिरीन जितने भी हैं मेडिकल से रेलेवेंट वो इस वक्त बहुत ज़्यादा तहकीक भी कर रहे हैं। पहले हमने देखा कि एक मामला सामने आया कि जो ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले लोग हैं उनके बारे में कहा गया कि वो कोरोना का ज़्यादा शिकार हो सकते हैं, और ओ ब्लड ग्रुप के जो मेंबर्स हैं उनके लिए कहा गया कि उनमें सबसे ज़्यादा कम चांसेस हैं कि उनमें कोरोना वायरस हो जाए या फिर ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार कर जाए। लेकिन अब ये एक तहकीक सामने आई है कि गंजपन का शिकार अफराद कोरोना के निशाने पर हैं। डिटेल्स आपके साथ शेयर करते हैं जी। साइंसदानों ने गंजपन के शिकार अफराद के लिए ख़तरे की घंटी बजा दी है। मुहक्किकीन का कहना है कि गंजपन के शिकार अफराद का कोरोना वायरस से मुतासिर होने के खतरात ज़्यादा हैं। ये तहकीक अमरीकी डॉक्टर फ्रैंक गैब्रन की मौत के बाद सामने आई है, जो गंजपन का शिकार थे और कोरोना वायरस की मुहलिक तरीन वबा में मुब्तला होकर हलाक हो गए थे। आज रिसर्च आपने जानी है, डिटेल्स हमने आपके साथ शेयर कर ली है। यहाँ पर वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।
प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, बात करेंगे हम बजट के हवाले से। आज वफाकी गवर्नमेंट का बजट पेश किया जा रहा है और 15 जून को पंजाब का बजट पेश किया जाएगा। हर साल जब भी बजट आता है तो चाहे वो सरकारी मुलाजमीन हो, असातिज़ा हो या फिर प्राइवेट सेक्टर हो, ताजिर रहनुमा हो, मजदूर हो, हर बंदे को ना चाहते हुए भी गवर्नमेंट से कुछ ना कुछ उम्मीदें होती हैं कि हो सकता है इस बार हमारे लिए बजट में कोई रिलीफ का ऐलान हो जाए। गुज़िश्ता सालों में हमने देखा कि दावे वादे तो बहुत किए गए लेकिन वो उम्मीदें पूरी नहीं की गई। इस साल चूँकि कोरोना का मामला भी है लेकिन उसके बावजूद कहा जा रहा है कि जो पंजाब का बजट है वो सरप्लस में जाने वाला है, सरप्लस जाएगा। तो आखिर कौन कौन से ऐसे तबके हैं जिनके लिए ये बजट कोई खुशखबरी लाएगा, क्या कोई खुशखबरी लाएगा भी या नहीं लाएगा? और बजट में तरक्याती मंसूबों के हवाले से कहा गया है कि वो कम से कम उसका बजट रखा जाएगा, उस पर कट लगेगा। जबकि दूसरी जानिब कोरोना का मामला है, दूसरे हमने सूबों में देखा है कि टिड्डी दल का बहुत ज़्यादा मामला है। आने वाले वक्त में बारिशें होने वाली हैं, कोई सैलाबी सूरत हाल हो जाती है, उसका भी खास तौर पर ख्याल रखा जाता है क्योंकि इस साल बारिशें भी ज़्यादा होने के इम्कान हैं। इन तमाम मामलात को देखते हुए आम आदमी के लिए बजट क्या कोई खुशखबरी लाएगा, कोई अच्छी खबर लाएगा या फिर आम आदमी इस साल भी नाउम्मीद दिखाई देगा? तमाम मामलात पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जी डॉक्टर कैस असलम साहब हैं, माहिर मौशियात हैं। प्रोग्राम में आपको सर खुश आमदीद कहते हैं। नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ जाहिद आबिद हमारे साथ मौजूद होंगे। जाहिद साहब, आपको भी प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। डॉक्टर साहब, हर साल की तरह गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा ख्वाब दिखा दिए बजट के हवाले से। अवाम दोस्त बजट होगा, बहुत अच्छा होने वाला है। क्या होने वाला है, क्या लगता है, उम्मीद रखें कुछ? बजट टेक्निकली स्पीकिंग तो गवर्नमेंट की मशीनरी को चलाने का नाम है। ठीक। इसके टेक्निकली दो पहलू हैं। पहला पहलू ये है कि अखराजात कितने होंगे। नेचुरली रिस्ट्रेंट्स 4 किस्म की हैं। मैं फेडरल बजट की बात कर रहा हूँ फॉर द टाइम बीइंग। एक तो ये है कि आपकी ग्रोथ रेट जो है वो माइनस में चलेगी। आपकी जो ग्रोथ रेट जब -0.38 पे चली जाए और ख्याल हो कि ये और नीचे चला जाए, जो बड़े कारोबार हैं वो छोड़ के चले गए हैं यहाँ से, अपना पैसा निकाल गए हुए हैं, तो टैक्स कलेक्शन एक मुश्किल काम हो जाता है। जो दूसरी तरफ ये वबा है जिससे हमने लॉकडाउन भी किया और अब खोलने की भी कोशिश की है सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, मगर एम्प्लॉयबिलिटी जो आम आदमी की है, जो डेली वर्कर की है, वो बहुत कम हो गई। अगर डेवलपमेंट बजट में कट लगता है जिसमें हमारी उम्मीदें थी कि गवर्नमेंट वहाँ एम्प्लॉयमेंट देगी, वहाँ ये मेगा प्रोजेक्ट्स देगी। ये केन्जियन इकोनॉमिक्स है कि क्राइसिस में हम गवर्नमेंट की तरफ देखते हैं, जब ठीक चीज़ें चल रही हों तो हम प्राइवेट सेक्टर की तरफ देखते हैं। तो इसमें मेरी उम्मीद ये थी कि गवर्नमेंट का डेवलपमेंट बजट दुगना होगा, कोई रिजर्वायर्स बनेंगे, कोई बिजली घर बनेंगे, कोई सड़कें बनेंगी जिससे मजदूरों को रोजगार मिलेगा। मगर अगर वो नहीं हो रहा और अभी आप एक्सपेक्ट प्राइवेट सेक्टर से चल रहे हैं तो ये बुरा। मजीद भी सर हम इस पे बात करते हैं। अभी हमें ज्वाइन किया जी मखदूम हाशिम जवाबक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वजीर खजाना है आप पंजाब के। सर, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मखदूम साहब, बताइएगा कि बजट आने वाला है, कौन कौन से तबके के लिए कोई खुशखबरी लाने वाला है? थैंक यू जी। इस पे मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि इस बजट की नौयत बहुत फर्क है। ये इस तरह कल भी इसकी इंडिकेशन दे दी गई थी, इसमें कोई नए टैक्सेस को नहीं लाया जा रहा। इस वक्त फोकस महसूलात की जगह बिजनेसेस को ग्रो करने पे है, तो ये एक प्रो बिजनेस अप्रोच के साथ हम आए हैं। अभी आप सबको जैसे इल्म है, अभी कोविड का पूरा इम्पैक्ट किसी को अंदाजा नहीं है। ये पहले और सेकंड क्वार्टर ऑफ नेक्स्ट फिस्कल ईयर में कैसे बिहेव करता है, इकोनॉमी कैसे इम्पैक्ट होती है। हमने इनवर्ड लुकिंग करना है, हमने अपनी इंडस्ट्रीज को लोकल को ज्यादा प्रमोट करना है, खास तौर पे कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के अंदर हम इसमें बेहतरी लाने के लिए काफी बेहतर स्टिमुलस लेके आ रहे हैं। इसके अलावा आपने नोट किया होगा कि पब्लिक स्पेंडिंग जो है वो एक मेजर कंट्रीब्यूटर होता है रिवाइवल ऑफ द इकोनॉमी के लिए, इकोनॉमी के चरखे को चलाने के लिए। मगर हमने ना सिर्फ क्योंकि महदूद वसाइल की वजह से वो इम्पैक्ट नहीं आ सकता खाली पब्लिक सेक्टर से, तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के फरोग के लिए भी बहुत ज्यादा मुस्बत इक़दाम किए जा रहे हैं, ताकि मेजर इंटरवेंशन जो पब्लिक सेक्टर में भी चाहिए वहाँ प्राइवेट सेक्टर को भी लाया जाए। और उसकी बुनियाद पर एक आपका PSDP और PSDP प्लस के अंदर देखा जाए तो
सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट नजर आएगी इंशाल्लाह। ठीक है हाशिम साहब, ये बताइएगा कि आपने कहा कि नए टैक्सेस तो नहीं लगाए जाएंगे, लेकिन ताजिरों की जानिब से, मुख्तलिफ सेक्टर्स की जानिब से आपकी तरफ देखा जा रहा है कि जो पहले से टैक्सेस मौजूद हैं, मशवरे भी आ रहे हैं, तजावीज़ भी आ रही हैं। क्या जो पहले से टैक्सेस मौजूद हैं मुमकिन है कि उनको कम कर दिया जाए या वो ऐसे ही चलने वाले हैं? जी ये तो इंशाल्लाह कुछ घंटों में पता चल जाएगा, बट मैं आपको बताऊं बड़े मुस्बत कंसल्टेशन सेशन चले हैं सारे चेंबर्स के साथ, सारे सेक्टर्स के साथ, और पंजाब की हद तक मैं आपको बता सकता हूं कम से कम कि हमने बड़ा सीरियसली कंसिडर किया है सारे लोगों के व्यूज को। और जब मैं प्रो बिजनेस की बात करता हूं तो उसमें नेशनलाइजेशन पंजाब की हद तक तो मैं आपको बता सकता हूं। कुछ एरियाज में जहां हमें प्रोग्रेस लग रहा है कि ये मुल्क की रिकवरी में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, उनको हमने अच्छी पॉजिटिव लाइट में लिया है। ठीक है हाशिम साहब, हमारे साथ ही सर मौजूद रहिएगा, मजीद भी हम आपसे बात करते हैं। जाहिद साहब, आप काफ़ी दिन से बजट रिपोर्ट्स बना रहे हैं, आवाम की आवाज़ हम तक पहुंचा रहे हैं, क्या लगता है आवाम की क्या उम्मीदें हैं? उम्मीदें हैं भी या नहीं हैं? अगर तो हम ओवरऑल बात करें तो हम तो जब से होश संभाला यही सुनते आए हैं कि मुल्क मुश्किल हालात से गुजर रहा है, ये बजट मुश्किल है, अगर इंशाल्लाह आइंदा बेहतर हो जाएगा। तो इस दफ़ा तो वाकई मुश्किल हालात हैं। अब इसमें ये हुकूमत कैसा बजट देती है, यकीनन अवाम को बहुत ज़्यादा इसका इंतज़ार है, यकीनी तौर पर इंतज़ार है। हाशिम साहब, दोबारा से मैं आपसे बात करना चाहूँगी, अवाम भी इस चीज़ को समझ रही है कि हालात मुश्किल हैं, बजट गवर्नमेंट के लिए भी बनाना मुश्किल है क्योंकि प्रेशर खासा डेवलप हो चुका है हमारी इकॉनमी पे भी। ये बताइएगा कि गवर्नमेंट मुलाजमीन के साथ पहले सोचा जा रहा था कि कोई उनकी तनख्वाहों में कटौती की जाए, लेकिन वो मामला एक साइड पर हो गया, ऐसा नहीं हो रहा, तनख्वाहें बढ़ेंगी? मैडम ये तो अभी सेटल बजट में ही पता चलेगा इसमें उन्होंने क्या फाइनल डिसीजन किया है। अलबत्ता जो ये बात की गई है मुश्किल हालात की, यकीन माने ऐसे हालात तो कभी नहीं देखने को मिले। दुनिया पूरी की जो जीडीपी ग्रोथ है वो कहा जा रहा है कि 2% से कम होगी और $9 ट्रिलियन से ओवरऑल ग्लोबल इकोनॉमी कम होगी, तो लामहला उसका हमारी ट्रेड रिलेशन पे भी इम्पैक्ट आएगा, हमारी एक्सपोर्ट पे भी इम्पैक्ट आएगा। मिडिल ईस्ट में जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट आ रहा है वो हमारी वर्कर रेमिटेंसेस पे भी शो हो सकता है। तो हमें इस वक्त अपनी इकोनॉमी को इंटरनली फोकस करना है और अपनी कंजम्पशन बढ़ानी है और डोमेस्टिकली ड्रिवन इकोनॉमी को आगे लेके चलना है। ठीक है हाशिम साहब, हमारे साथ माहिर मौशद भी मौजूद है, मैं आपके साथ साथ उनसे भी बात करना चाहूँगी। डॉक्टर कैसा सर बताइएगा कि कैसा होना चाहिए बजट? आप माहिर हैं, कौन कौन से सेक्टर में क्या रिलीफ मिलना चाहिए? देखें, मैं जो डायरेक्शन बता रहे थे हमारे पंजाब के मिनिस्टर, वो तो नज़र आता है कि बड़ी सीरियस थॉट दी गई है। मेरा ये हमेशा से ख्याल रहा है कि हमें गवर्नमेंट को डेवलपमेंट बजट बढ़ाना चाहिए, नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर कम करने चाहिए जो शायद इस दफ़ा किए जाएंगे। नीचे के जो लोग हैं 16 ग्रेड तक उनकी तनख्वाहें बढ़ानी चाहिए, ऊपर आप बढ़ाएं या ना बढ़ाएं एक फ्रीज लगाना ज़रूरी होना चाहिए। टैक्सेस में मेरा ये ख्याल है कि इनडायरेक्ट टैक्सेस कम कर देने चाहिए, इनपुट प्राइसेस पे टैक्सेस कम कर देने चाहिए, प्रॉफिट्स पे टैक्सेस ज़्यादा करने चाहिए, इनकम और वेल्थ टैक्स लगाना चाहिए। ठीक, कैसा दोबारा भी सर आपसे जानेंगे कि क्या होना चाहिए। हाशिम साहब, फिर से मैं आपकी तरफ आ रही हूँ। सर बताइएगा, रोजगार के मौके मिलेंगे लोगों को? अगर मिलेंगे तो वो कौन कौन से सेक्टर होंगे जिनमें मिल सकते हैं? तो जब है बात के लोकल इंडस्ट्रीज कौन सी हैं ऐसी जो जल्दी रिएक्ट कर सकती हैं, जिनमें जल्दी इम्प्रूवमेंट आ, उसमें सबसे बड़ी है इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। इससे ताल्लुक रखती हैं 16 स्मॉल इंडस्ट्रीज और भी। तो जब आप इसकी तरफ फोकस लेके आएंगे, अपनी पॉलिसीज को यहाँ रिलैक्स करेंगे, यहाँ बिजनेस फ्रेंडली करेंगे, तो सबसे पहले आपका रिएक्शन जो पॉजिटिव आएगा वो इस सेक्टर में आएगा। ये 16 सेक्टर्स हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हैं। इसके अलावा आपके लो हैंगिंग फ्रूट के अंदर हम बड़े खुशकिस्मत मुल्क हैं कि हमारी डिपेंडेंस बाहर के मुल्कों पे नहीं है अपनी फूड सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए। तो एग्रीकल्चर और कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री को अगर मैं देखूं तो इन शॉर्ट टर्म अगर इसको हम कहते हैं लो हैंगिंग फ्रूट है, तो ये 2 सेक्टर्स हैं मेरे मुताबिक।
हाशिम साहब, ये तो सिर्फ प्राइवेट सेक्टर की बात होगी कि आपने जो इंडस्ट्री है उसको छूट दे दी है और अच्छा फैसला, ये सबने ही कहा कि ये अच्छा फैसला था। गवर्नमेंट कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स ला रही है जहां पर बड़े पैमाने पर हमारे खासतौर पर मजदूर तबके को, छोटे तबके को कोई रोजगार मिल जाए? जी, मैं इस पे अर्ज करता हूँ कि हमारे मैं आपको हिंट ही करा सकता हूँ, बट वन ऑफ द कॉन्टोर जो हमारे बजट का एक अहम पिलर है वो ये है कि हमें पब्लिक वर्क प्रोग्राम्स की तरफ जाना है जिसपे लेबर इंटेंसिव हो। जब आप फल सफाई की तरफ जाएं, नहरों की लाइनिंग की तरफ जाती हैं, ट्री प्लांटेशन की तरफ जाते हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे रोजगार के मौके फराहम होते हैं, तो ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होती है। और पब्लिक वर्क प्रोग्राम का एक ये अहम जो सतून है, इसको बजट का मेरे ख्याल से तो फेडरल का भी पिलर है और इंशाल्लाह प्रोविंशियल का तो है ही है। ठीक है, हाशिम साहब हमारे साथ ही मौजूद है। जाहिद साहब, बजट के हवाले से हमेशा की तरह हाशिम साहब कह रहे हैं कि कुछ अच्छा ही होने जा रहा है, बेशक हालात चैलेंजेस हैं, लोगों को क्या लगता है? आप बात कर रहे थे हुकूमत के लिए जो सबसे बड़ा इस वक्त चैलेंज होगा, आमदनी कहाँ से लेनी है, क्योंकि कोरोना की वजह से जो सबसे ज़्यादा अफेक्ट हुआ है वो बिजनेसेस हुए हैं। बिल्कुल हुए। और बिजनेसेस अफेक्ट होने से लोगों हुकूमत की जो टैक्स आमदनी है वो खातर खा हद तक कमी होगी। उसके टारगेट किस तरह पूरे करने हैं, मतलब अगर हम पंजाब की बात करें, PRA जो है उसका एक बहुत बड़ा सोर्स होटल रेस्टोरेंट्स होते हैं। बिल्कुल, रेस्टोरेंट्स का सेल्स टैक्स है वो इस वक्त बड़ी अच्छी खासी अमाउंट उससे हासिल होती है, आपके वो तकरीबन इस वक्त ना होने के बराबर रह गई है। मतलब इसी तरह जो दूसरे कारोबार हैं उनमें भी यही सूरत हाल है। तो हुकूमत ने ये पैसे कहाँ से जनरेट करने हैं, इस वक्त जो सूरत हाल सामने आ रही है उसमें तो सरप्लस बजट अगर कोई कह रहा है तो वो सिर्फ एक सूरत में हो सकता है कि आप अपना डेवलपमेंट कट लगा दें, वहाँ से 300-400 अरब, वो तो मेरा ख्याल सोचा भी जा रहा है। हाशिम साहब से ये बात करेंगे। ये अगर सूरत हाल रख के सरप्लस पेश करना है तो वो यकीनन बहुत बड़ा खसारा होगा कि अगर आप तरक्याती मनसूबों में कट लगा के सरप्लस करने जा रहे हैं तो ये एक उससे बड़ा खसारा होगा जो कि इस वक्त हमें सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, लोगों का इस हवाले से क्या कहना है, उनकी आवाम की आरा भी हमने प्रोग्राम में शामिल करनी है, वो देख लेते हैं पहले। के लिए बजट थोड़ी है, बजट तो गवर्नमेंट के लिए है, गवर्नमेंट मुलाजमीन के लिए है। प्राइवेट बंदे के लिए क्या बजट है? उसके लिए कोई बजट नहीं है। हमारे लिए तो हर चीज़ ही महंगी है, चाहे बजट हो ना हो, उससे आवाम को कोई रिलीफ नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म साहब हमारे कह रहे हैं कि बोझ नहीं किसी पे डालेंगे, आगे देखते हैं क्या करते हैं। वो ताजरों के लिए खास तौर पे फ्रेंडली बजट होना चाहिए, जो टैक्सेस की परसेंटेज है उसको नीचे लेके आए। बजट में पैसे को नीचे आएंगे तो रियायत होगी आवाम के लिए, तो फिर वरना चीज़ें तो ऊपर जा रही, जैसे चीनी ज़्यादा है उसका भी रेट ज़्यादा है, सब्जियों का भी रेट ज़्यादा है, गरीब आदमी तो कुछ नहीं खा सकता। बजट घट होना चाहिए जिस तरह पहले सी, पर इंज होना ही नहीं। इन्होंने तो बहुत मतलब कि हैवी दसना कि ये चाहे हो गया तो बहुत महंगाई करके दसनी। गवर्नमेंट को यही करना चाहिए, हर बंदे जो माड़ा बंदा उसको रिलीफ मिले। हम तो इतने परेशान है, कारोबार बिल्कुल भी नहीं है। मेरा ख्याल है कि सब कुछ काम करना चाहिए। जो इस टाइम कोरोना ने हमारा हाल किया हुआ है, एक कोरोना ने एक हमारी जो मुल्क की कारोबारी हालात हैं वो वैसे नहीं थे आगे, अब कोरोना की वजह से बिल्कुल ही बंद हो गए हैं। महंगाई काम करे, महंगाई इतनी है, बिजली के बिल इतने आते हैं, गैस के बिल आते हैं, हर चीज़ आती है, इतनी आमदनी नहीं है इधर कारोबार में, कारोबार है कोई नहीं है। गवर्नमेंट को हमारा यही मशवरा है कि आवाम के हाल पे रहम खाएं और जो उनको पॉसिबल रियायत मिल सकती है उनको मिलनी चाहिए। नाज़रीन, आवाम की आरा आपने जानी है, जवाब इसका हमने हाशिम जवां बख्श साहब से ही लेना है। हाशिम साहब, गवर्नमेंट आवाम की हालत पर रहम खाने वाली है, क्योंकि आपने भी यकीनी तौर पर सुन लिया है कि आवाम क्या चाहती है आपसे। बिल्कुल, ये हकीकत पसंदाना बातें की हैं आवाम ने। महंगाई में कमी आनी चाहिए। महंगाई का एक बहुत मेजर ड्राइवर तेल की कीमतें भी हैं। आपने देखा है कि वो आलमी सतह पे भी कम हुई हैं, पाकिस्तान में भी कम की गई हैं, मगर उसका बेनिफिट अभी आवाम तक नहीं पहुंचा। उस पे ही मेजर काम हो रहा है कि जो चीज हुकूमत करे उसकी गवर्नेंस मॉडल्स के मुताबिक वो आवाम तक रिलीफ, चाहे वो फलों की कीमत में हो, चाहे वो तेल की कीमत में हो, चाहे वो हर चीज की कीमत में हो, वो रिफ्लेक्ट करनी चाहिए। तो ना सिर्फ हम देखें, मैं पहले भी सर्च कर चुका हूँ कि इस बजट में ये दो सोचें रख सकते हैं आपको दोनों में से एक फलसफे को अडॉप्ट करना है, या आप फैसला कर लें कि जी हमने अपने महसूलात पे फोकस करना है और टैक्स लेना है लोगों से बहुत ज्यादा, या आप फोकस कर लें कि जी ये साल वो है जो कि दुनिया ने पिछले 100 सालों में ऐसा साल नहीं देखा माशी लिहाज से, सेहत के लिहाज से। तो पहला काम है कि हम इसको समझें, अपनी इकोनॉमी को रिवाइव करें, लोगों को रिलीफ दें। जो तबकात पे हम नहीं पहुंच सकते इकोनॉमिकली, उनको हम एहसास प्रोग्राम के थ्रू रिलीफ दें, जैसा कि हमने पहले भी किया। और फिर अगले साल या उसके बाद जब इंडस्ट्रीज रिवाइव हो जाए तो फिर आपका फलसफा दोबारा से टैक्सेशन की तरफ आए।
पहला काम ये है कि हमने इकोनॉमी को रिवाइव करना है, मईशत के चरखे को चलाना है। ठीक है डॉक्टर कैस साहब, ये हाशिम जवाब बख्श साहब की आपने बात सुनी है, क्या कहेंगे सर इस पे? जी मैं एग्री करता हूँ, डायरेक्शन, यही दो डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो फेडरल के हों या प्रोविंशियल के हों, कि एक तरफ बिजनेसेस को रिवाइव करना चाहिए और दूसरी तरफ लोगों को एक सपोर्ट देनी चाहिए जहाँ वो एम्प्लॉयबिलिटी ले जाएं। जहाँ मुझे डिस्क्रिपेंसी नज़र आती है वो ये है कि अगर डेवलपमेंट बजट कम किया जाएगा तो वो सपोर्ट कहाँ से आएगी, और वो किया जा रहा है। जी अनफॉर्चुनेटली वो किया जा रहा है। हालांकि IMF भी यही कह रही है कि नॉन डेवलपमेंट बजट को आप श्रंक करिए और डेवलपमेंट बजट को ज़्यादा करिए, और शायद मिनिस्टर साहब भी ये कह रहे हैं कि जब वो पब्लिक वर्क्स प्रोग्राम्स को बढ़ाएंगे तो वो डेवलपमेंट के हिस्से में ही आता है, तो उस श्रंक बजट में वो कैसे होगा इज द क्वेश्चन, जो ये बहुत बड़ा सवाल है। हाशिम साहब, सवाल सर ये कैस साहब ने आपके आगे रख दिया है कि किस तरह से मामला होगा जब हमारे डेवलपमेंट बजट पे कट लगाया जाएगा? मैं खाली इसकी अभी, क्योंकि थोड़ा सा कबल अज़ वक्त है, पंजाब का बजट अभी आने में 2-3 दिन है, मैं पंजाब की हद तक आपको अर्ज कर सकता हूँ कि महसूलात की कमी के बावजूद हमने डेवलपमेंट बजट को कोशिश की है अपनी तरफ से कि हम वहां पे कट लगाने की बजाय हमने अपने एक्सपेंडिचर को दोबारा रिव्यू किया है, और जहां जहां हमें समझ आई है कि इसको अभी प्रायोरिटी नहीं देनी चाहिए वहां हमने करंट एक्सपेंडिचर की तरफ कट ज्यादा लगाए हैं, बजाय इसके कि हम डेवलपमेंट पे आए, क्योंकि हम इसमें बिलीव करते हैं कि जब तक डेवलपमेंट स्पेंडिंग हुकूमतें नहीं करेंगी इकोनॉमी में, क्योंकि पब्लिक सेक्टर का एक बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है इसके रिवाइवल में पब्लिक स्पेंडिंग का, तब तक ये रिवाइवल मुमकिन नहीं हो सकता। तो डेवलपमेंट स्पेंडिंग भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पिलर है, सतून है, जिसपे हम इंशाअल्लाह पंजाब की हद तक तो मैं आपको बता सकता हूँ, क्योंकि मैं सारी एक्सरसाइज में खुद करता हूँ, तो इसमें हमने इस चीज का खास ख्याल रखा है। हाशिम साहब, देखने वालों को कोई तो खुशखबरी सुनाइए कि कोई एक खास तबका ऐसा भी है जिसको खास तौर पर सोचा जा रहा है कि इस वक्त ये बहुत ज्यादा पिसकर रह गया है और बजट में खास तौर पर इनका ध्यान रखा जाएगा। इंडस्ट्रीज जो भी रिलेटेड हैं हमारी कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, इनका सबसे पहले ख्याल रखा जाएगा, क्योंकि इसमें काम पहले से शुरू हो गया, जिन चीजों को फरोग देना था वो दे दिया गया है। इससे बजरी वाले से लेकर सैंड का, जिन्होंने रेत का कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है, जो आपके मजदूर हैं, जो डेली वेज वर्कर हैं, उनका ख्याल रखा जाएगा। पब्लिक वर्क के फॉरेन प्रोग्राम को शुरू किए जाएंगे ताकि जो आपके दिहाड़ीदार मजदूर हैं वो उसमें आ जाएं, तो इस तरह के तबकात का सबसे पहले ख्याल रखा जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया हाशिम जवाब बख्श साहब प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। जाहिद साहब, ये सारी तकरीबन वही बातें जो हम गुज़िश्ता कई सालों से सुनते आ रहे हैं, बजट से पहले उम्मीदें और उसके बाद फिर हालात कुछ और होते हैं। क्या क्या चैलेंजेस हैं इसमें? फाइनेंस मिनिस्टर जो इस वक्त बात कर रहे हैं कि जी हम करंट एक्सपेंडिचर कम करने की कोशिश करेंगे और डेवलपमेंट वहीं रखेंगे, तो मेरा ख्याल है कि ये इनके लिए मुमकिन ही नहीं है। मतलब करंट एक्सपेंडिचर कहाँ से कम करेंगे? 3 बड़े हेड हैं, सेहत, तालीम और अमन-ओ-अमान। अब इन तीनों में कट अगर लगता है, अगर क्या आपके पास इतनी है कि सेहत के जो शोबा सेहत की जो सूरत है वहाँ कट लगेगा, तालीम की जो सूरत है वहाँ कट लगेगा, अमन-ओ-अमान के लिए पुलिस को जो हम देते हैं पैसे, क्या उसमें कट लगेगा? तो ये मुमकिन नहीं है। अगर आप एक जगह फ्रीज तो कर सकते हैं, अगर तनख्वाहें नहीं बढ़ाएंगे, उनके पर्क्स नहीं बढ़ाएंगे, एक जगह करंट एक्सपेंडिचर को फ्रीज तो कर सकते हैं, लेकिन उसमें कम इतना ज़्यादा नहीं होगा। कोई वही उसी किस्म का कट लग सकता है कि गवर्नर हाउस से 2 कोई माली फारग कर दिए जाएंगे, कोई PHA के 4 मुलाजिम फारग कर दिए जाएंगे, इस किस्म का कट तो लग सकता है जो कि लाखों या करोड़ों में होगा। जो बल्क में एक कट होता है वो एक्सपेंडिचर में, करंट एक्सपेंडिचर नहीं लगाया जा सकता, मुमकिन नहीं है। डॉक्टर साहब, सर ये बताइएगा कि जैसा कि जाहिद साहब भी बता रहे थे कि ऐसा करना मुमकिन ही नहीं हो पाएगा, जबकि दूसरी जानिब ये कह रहे हैं अवाम को सहूलत मिलेगी, फिर अवाम को कैसे सहूलत मिलेगी? देखें, अवाम को शायद सहूलत नहीं, पहले भी नहीं मिलती रही और आज जो है वो गवर्नमेंट ने इंजेक्शन अपने कारोबार करने से करनी है, उससे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करनी है और प्राइवेट सेक्टर के थ्रू भी करना है। सो अवाम को ज़्यादा उम्मीद तो सिर्फ पेट्रोल की प्राइसेस कम होने का अगर असर खाने पीने की चीज़ों पे गवर्नमेंट ये इंश्योर कर दे तो आवाम को कहीं ना कहीं रिलीफ मिल जाएगी। पेट्रोल की कीमत कम हुई है, पेट्रोल नायाब हो गया, मिल ही नहीं रहा। जी, तो यही माफियाज हैं, यही इंस्टीट्यूशनल प्रॉब्लम्स हैं, ये पॉलिटिकल प्रॉब्लम नहीं है। ये हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो इतने नाकस हो गए हैं, ये 19वीं सदी के इंस्टीट्यूशंस हैं,
قانون 19ویں صدی کے ہیں اور 21ویں صدی میں ہم چلے گئے ہوئے ہیں. تو یہ ڈسکرپنسی جب تک آپ انسٹیٹیوشنل ریفارمز اس ملک میں نہیں لائے, بہت بڑا ملک ہے, 5 حکومتیں ہیں اور اب تو 6 ہو گئی شاید, تو ان کو جو ہے ایک ریشنلائز ماڈرن ٹیکنیکس, ماڈرن ویز آف ڈوئنگ بزنس سے ہی آپ ریشنلائز کر سکیں گے اور عوام کو ریلیف دے سکیں گے. پیسے آپ دیتے بھی ہیں عوام کو تو وہ عوام تک نہیں پہنچتے, بیچ میں بہت زیادہ گیپس ہیں جہاں وہ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب پروگرام میں شامل ہونے کے لیے. زاہد صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہونے کے لیے. بجٹ کے حوالے سے بات کر رہے تھے, ہم تو امید ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ کرے ہمارے غریب طبقے کے لیے اسپیشلی کوئی ریلیف بجٹ میں ضرور مل جائے. یہاں پر وقت ایک شارٹ بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین, پروگرام کے آغاز میں آج میں نے بات کی تھی کہ آج دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی چائلڈ لیبر ڈے منایا جا رہا ہے, اور اس دن کو منانے کا مقصد ہوتا ہے کہ چائلڈ لیبر کو زیادہ سے زیادہ اس چیز کی مذمت کرنا ہے, اور خاص طور پر جو کہ قوانین بن چکے ہیں جب ان پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی تو اس کے خلاف آواز بلند کرنا ہے, ان بچوں کی آواز بننا ہے جن کی عمر تو ہے کہ وہ اسکول میں جائیں, لیکن وہ ہمیں ہر چھوٹے بڑے گلی محلے کے ہوٹل میں, ڈھابوں پر, مختلف جو ہیں وہ ورک شاپس پر لوگوں کے گھروں میں کام کرتے دکھائی دیتے ہیں اور اپنے پورے گھر کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں. بدقسمتی سے اگر پنجاب کی بات کی جائے تو صوبہ پنجاب میں 20 لاکھ سے زائد بچے ہیں جو کہ انتھک محنت کرتے ہیں اور چائلڈ لیبر کا شکار ہے, جبکہ لاہور شہر کی صرف بات کی جائے تو لاہور شہر کی 1.25 کروڑ آبادی میں 10 لاکھ بچے ہیں جو کہ اسکول میں نہیں جا پاتے اور اپنے گھر کا معاشی بوجھ اٹھانے کے لیے مجبور ہو گئے ہیں کہ ان کے چھوٹے ہاتھ جو ہیں وہ کام کریں, اور سارا دن اسی طرح کام کرتے ان کے مستقبل بھی تاریک ہو جاتے ہیں. پی ٹی آئی گورنمنٹ کی بات کی جائے تو جس طرح سے ہم لوگ بڑی تبدیلیوں کی بات کرتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے بہت بڑے وعدے کیے, دعوے کیے, ان کے جو 100 روزہ منشور تھا اس میں ایک پوائنٹ یہ بھی تھا کہ چائلڈ لیبر کا خاتمہ کیا جائے گا, تعلیم کے نظام کو اتنا بہتر بنا دیا جائے گا, بنیادی سہولیات عوام تک پہنچیں گی کہ بچوں کو کام کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, بلکہ بچے اسکول جائیں گے, پڑھیں گے اور پاکستان کی ترقی میں اپنا کردار نبھائیں گے. لیکن تقریباً 2.5 سال ہونے کو آئے, کوئی بھی معاملہ ایسا دکھائی نہیں دیا. ابھی تک جو ہے وہ بتایا یہ جاتا ہے کہ پوری دنیا میں ہی چائلڈ لیبر کا دن تو منایا جاتا ہے, لیکن پاکستان میں 2002 سے منایا جا رہا ہے. 18 سال مکمل ہو چکے ہیں, لیکن 18 سال میں بچوں کے حوالے سے ہم نے کوئی بھی ایسی بڑی تبدیلی نہیں دیکھی. گزشتہ حکومتوں کا میں تھوڑا سا ضرور ذکر کرنا چاہوں گی کہ ان کی جانب سے بھی کچھ کوششیں کی گئی کہ بچوں کو اسکول بھیجا جا سکے, لیکن وہ کوششیں جیسے جیسے گورنمنٹس بدلتی ہیں وہ کوششیں بھی ناکام ہوتی دکھائی دیتی ہیں. اسی پہ ہم نے بات کرنی ہے. جی, انصر مجید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر, پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. سر, آج پاکستان میں بھی منایا جا رہا ہے چائلڈ لیبر کا دن. ہمارے لاہور شہر میں یا پنجاب میں کتنے تعداد میں بچے ہوں گے جو کہ اس وقت بھی کام کر رہے ہیں, اسکول نہیں جا پاتے؟ بہت شکریہ. دیکھیں, آج کا دن چائلڈ لیبر کا دن منایا جا رہا ہے اور بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے. تقریباً پورے پنجاب میں جو چائلڈ لیبر کی تعداد ہے وہ تقریباً 30 لاکھ سے 25 لاکھ کے قریب ہے. تو گورنمنٹ آف پنجاب نے حکومت پنجاب نے چائلڈ لیبر کے اوپر ایک جامعہ سروے یونیسیف کے تعاون سے کروا رہی ہے جو اگلے چند ماہ میں مکمل ہو جائے گا, جس سے حاصل ہونے والے اعداد و شمار سے چائلڈ لیبر کے ایک جامعہ منصوبہ بندی کو مدد ملے گی اور حکومت بہتر طور پر چائلڈ لیبر کے خاتمے کے لیے کام کر سکے گی. تو اس حوالے سے جی انصر صاحب یہ بتائیے گا کہ پہلے کے جو اعداد و شمار موجود ہیں آپ کے ادارے کے پاس, اس میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ چائلڈ لیبر کی تعداد ہمارے شہر میں یا پھر پنجاب میں کتنی ہے, اور اسپیشلی ابھی جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے اس میں کیا اقدامات کیے گئے ہیں کہ اس معاملے کو کم کیا جا سکے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو ہمیں بنیادی وجوہات کے اوپر جانا چاہیے کہ چائلڈ لیبر کی بنیادی وجوہات کیا ہیں, جس میں سب سے بڑی جو وجہ ہے وہ غربت کی ہے. ہماری جو آبادی ہے وہ لوگ جو اپنے بچوں کو چائلڈ لیبر کی طرف دھکیلتے ہیں, وہ آبادی زیادہ ہونے کی وجہ سے بچے زیادہ پیدا کرتے ہیں. ان کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ بچے زیادہ پیدا کریں گے تو وہ مزدوری کریں گے اور گھر کا خرچہ چلے گا. اویئرنیس کی بہت زیادہ کمی ہے.
तो इस हवाले से पिछली गवर्नमेंट ने भी इकदाम उठाए हैं, ये गवर्नमेंट भी इकदाम उठा रही है। चाइल्ड लेबर के कवानीन मौजूद हैं। पंजाब प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर एक्ट बिट 2016 मौजूद है, जिसके तहत 27,000 तकरीबन 28,000 जो है वो भत्ते के ऊपर इंस्पेक्शन की गई हैं, और जिसके ऊपर चाइल्ड लेबर की मौजूदगी के ऊपर तकरीबन 2,000 के करीब FIR दर्ज की गई हैं, और 1,500 मालकान जो हैं वो गिरफ्तार किए गए हैं, भत्ते सील किए गए हैं। इसके साथ साथ चाइल्ड लेबर रिस्ट्रिक्शंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चाइल्ड एक्ट जो है 2016, उसके तहत 70,000 के तहत जो है इंस्पेक्शन की गई हैं, और उसके ऊपर भी तकरीबन 2500 के करीब FIR दर्ज की गई हैं, जिसमें 1,000 मालकान को गिरफ्तार किया गया है। तो ये चाइल्ड लेबर के खात्मे के लिए हुकूमत भी इकदाम उठाती है, लेकिन उसके साथ साथ सबसे जो बड़ी चीज है कि अवेयरनेस लोगों में पहुंचाना ये बहुत ज्यादा जरूरी है। जो पाकिस्तान, श्रीलंका, इंडिया, नेपाल, जो इस तरह की कंट्रीज हैं जहां पर गुर्बत की रेशो बहुत ज्यादा है, वहां पर ऑटोमेटिकली चाइल्ड लेबर भी बहुत ज्यादा होती है। अंसर साहब, ये बताइएगा सर कि जैसा कि आपने कहा यकीनी तौर पर अवेयरनेस की भी कमी है, लेकिन अवेयरनेस फैलाना भी गवर्नमेंट इदारों का ही काम है। और मैंने चाइल्ड लेबर के हवाले से सिर्फ आज के दिन ही हम लोग देखते होते हैं, तकारीब हो जाती हैं, तकारीर हो जाती हैं, कोई रैलियां निकाली जाती हैं। इस साल तो ऐसा भी कुछ नहीं होने वाला। सर, सर्वेज पे हमारे पास डाटा मौजूद नहीं होता, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये भी है। और दूसरा ये कि आपने कहा कि मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं, खिलाफ इनके कार्रवाइयाँ भी की जा रही हैं, लेकिन उन कार्रवाइयों के नताइज क्या निकल रहे हैं? नताइज कुछ भी निकलते दिखाई नहीं दे रहा है। आपने देखा होगा हर छोटी बड़ी गली मोहल्ले में, आपके आसपास भी, हर वर्कशॉप पे, हर होटल पर छोटे छोटे बच्चे मौजूद हैं, काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल, आप सही फरमा रही हैं। देखें, कभी भी सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट जो है वो इन चीज़ों को ख़त्म नहीं कर सकती हैं जब तक कि आप खुद लोगों में अवेयरनेस ना लेके आए। सोशल कल्चर है हमारा, इसके अंदर हमें ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस लोगों को देनी चाहिए। पढ़ा लिखा तबका है, हमें तो अफसोस से ये कहना पड़ता है कि जो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, चाहे उसमें जजेस आते हैं, चाहे उसमें बिजनेसमैन आते हैं, वो अपने घरों के अंदर इन चाइल्ड लेबर को उन्होंने रखा हुआ होता है। तो इस हवाले से पहले ये कानून मौजूद नहीं था। डोमेस्टिक वर्कर जो है ये हमारे हुकूमत की बहुत बड़ी एक कामयाबी है कि घरों के वर्कर्स का जो बिल लेके आए हैं, और ये पहले बिल कभी नहीं आया था। इससे भी बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। इस कानून के तहत जो अगर किसी ने कोई बच्चा घर के ऊपर रखा है जिसकी उम्र 16 साल है, तो वो भी अकेला नहीं रह सकता जब तक कि उसके साथ उसका कोई वालिद, उसका चाचा वो मौजूद ना हो। तो कानून जरूर बनाए जाते हैं, कानून के ऊपर अमल उस तरीके से नहीं होता जब तक कि लोगों को अवेयरनेस ना हो। लेकिन मैं ये आपको बता दूं कि इस गवर्नमेंट ने काफी हद तक चाइल्ड लेबर के ऊपर काम भी किया है, इंस्पेक्शंस भी की हैं, अवेयरनेस कैंपेन्स भी किए हैं। तकरीबन 250 के करीब जो हमारे अवेयरनेस सेशंस चाइल्ड लेबर के हवाले से हुए हैं पूरे के अंदर। ठीक, अंसर साहब, सर आपने बिल्कुल, मैं मान लेती हूँ कि आपने इदारे ने काम किया, गवर्नमेंट ने काम किया, अवेयरनेस भी दी, सारा कुछ किया, लेकिन उसके नताइज क्या सर निकले? हर गुजरते दिन के साथ चाइल्ड लेबर की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। देखिए मैम, सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि एक तो हमारा सर्वे अभी यूनिसेफ के ताउन से हम सर्वे कर रहे हैं, जो पहले सर्वे कभी नहीं हुआ था। इंशाल्लाह 1-2 माह के अंदर हो जाएगा। दूसरी वजह जो ये है कि हमारे हर इदारे को, सिर्फ ये हमारा लेबर डिपार्टमेंट नहीं, इसमें चाइल्ड प्रोटेक्शन है, इसमें सोशल वेलफेयर है, इसके अंदर हमारा पॉपुलेशन डिपार्टमेंट है। हर डिपार्टमेंट को बढ़ चढ़ कर काम करना होगा। सबसे बड़ी जो वजह है कि हमारी बढ़ती आबादी है। हमारे लोग ये नहीं सोचते कि ज्यादा बच्चे करने से हमें मुश्किलात होंगी, वो यही सोचते हैं कि हमारे बच्चे ज्यादा होंगे, वो ज्यादा काम पर लगेंगे, हमारे खर्चात ज्यादा बढ़ेंगे। तो इसमें सबसे बड़ी वजह जो है वो फिर अवेयरनेस की आ जाती है। तो इसके ऊपर हर डिपार्टमेंट को साथ साथ बढ़ चढ़ कर काम करना चाहिए, और हमारी गवर्नमेंट में इसके ऊपर बहुत ज्यादा काम कर रही है। और इससे तमाम यूनियन काउंसिल लेवल के ऊपर जो है वो जो बच्चों के वर्कर्स हैं, उनके बच्चों को उनकी रजिस्ट्रेशन की जा रही है, उनको तालीम वाली साइड पे लेके आया जा रहा है। सर, आज के दिन के हवाले से स्पेशली कोई प्लान किया है आने वाले वक्त में, कोई स्पेशल मंसूबा चाइल्ड लेबर के हवाले से, उन बच्चों को स्कूल जाने के हवाले से, या फिर चाइल्ड लेबर को कम करने के हवाले से कोई प्लानिंग सर आपकी?
جی ہماری پلاننگ یہی ہے کہ ہم اویئرنیس کیمپینز جو ہیں ڈومیسٹک ورکرز کے ساتھ ساتھ چائلڈ لیبر کی بھی ہم کیمپینز کر رہے ہیں. 9 ڈویژنز ہیں ہمارے, اس کے اندر 36 اضلاع ہیں. 36 اضلاع میں سے ہم تقریباً 10 اضلاع کے اندر یہ کمپین کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ انصر مجید صاحب ہمارے ساتھ موجود رہے. صوبائی وزیر لیبر ہیں آپ, اور آج کے دن کے حوالے سے ابھی تک ڈیٹا ہی موجود نہیں ہے. 2 سال ہو گئے پی ٹی آئی کے گورنمنٹ کو, اور میں ایک بار پھر سے دہرانا چاہوں گی کہ یہ گورنمنٹ کے 100 روزہ پلان میں اہم منشور تھا کہ چائلڈ لیبر کو ختم کیا جائے گا اور بچوں کے مستقبل کو روشن کیا جائے گا. مزید بات کرنی ہے جی چیئرپرسن چائلڈ پروٹیکشن بیورو سارہ احمد صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. سارہ صاحبہ شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے. بتائیے گا کہ یہ چائلڈ پروٹیکشن بیورو کس طرح سے ان بچوں کی مدد کر رہا ہے جو کہ چائلڈ لیبر کا شکار ہیں. تھینک یو فار ٹیکنگ مائی اسٹانس آن دس. آج ورلڈ چائلڈ لیبر ڈے ہے, اور سب سے پہلے تو میں مذمت کرتی ہوں جو بھی بچے, جو چائلڈ لیبر کا کانسیپٹ ہے, جو بچوں سے کام کروایا جاتا ہے اس کی. اور چائلڈ پروٹیکشن ویسے بیورو کا رول یہاں تب سامنے آتا ہے جب کسی بھی جو بچہ کو امپلائی کیا گیا ہوتا ہے, گھر میں ملازمت پہ رکھا گیا ہوتا ہے یا کہیں فیکٹری میں, اس کے اوپر تشدد ہو یا کسی قسم کا بھی ابیوز ہو, پھر ہم بیچ میں انٹروین کر سکتے ہیں اکارڈنگ ٹو آر PDNC ایکٹ جو ہمارا قانون ہے. ہم یہ کرتے ہیں کہ پھر ہم انٹروین کرتے ہیں, پولیس کے ساتھ کارروائی کرتے ہیں اس پہ, اور بچے کو اپنی تنظیم میں لے لیتے ہیں. ان کو یہ بھی آفر دیتے ہیں کہ وہ ہم ان کو اپنے پاس بیورو میں رکھیں اگر وہ اپنے گھر پہ محفوظ نہیں ہے, اور اس کی مالی امداد بھی ہم اپنے والنٹرلی آفر کرتے ہیں. ابھی ہم نے کیسز بھی دیکھے جب 7 سالہ بچی کو صرف گھر میں پرندے اڑانے کے اتنا مارا گیا کہ اس کی ڈیتھ ہو گئی انفارچونیٹلی. تو یہ بہت بڑا انسیڈنٹ سامنے آیا, اور اس سب کی جو وجہ ہے وہ ہے چائلڈ لیبر. ٹھیک ہے سارہ صاحبہ, چائلڈ رائٹس کے حوالے سے آپ کے پاس گورنمنٹ کا عہدہ بھی ہے جس پہ آپ چائلڈ رائٹس پہ بھی بات کرتی ہیں. تو چائلڈ رائٹس میں تو سب سے زیادہ خطرناک ہے کہ بچے مختلف ورک شاپس پہ کام کریں, ہوٹلز میں کام کریں اور وہ اسکول ہی نہ جائیں. اس کے حوالے سے جو قوانین موجود ہیں, کیا آپ کو لگتا ہے کہ ادارے ان پہ امپلیمنٹیشن کر رہے ہیں؟ جی دیکھیے, ان قوانین پہ بہت سلو امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے, لیکن ایک پازیٹیو بات یہ کہ میری لیبر منسٹر پنجاب کے جو ہے ان سے بات ہوئی ریسنٹلی اسی معاملے کے اوپر, اور انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ ایک ڈیٹا سروے کر رہے ہیں پورے پنجاب میں جتنے بھی لوگ بچے ان امپلائمنٹ, جتنے بھی بچوں کو امپلائمنٹ دی گئی ہے اس کے اوپر. اس کا فائدہ یہ ہوگا جب ہمارے پاس یہ سروے کا رزلٹ آ جائے تو پھر ہم ایک قانون اگر پاس کروا دیں کہ ہمارا ادارہ یا گورنمنٹ جو ہے وہ وہاں جا کے دیکھ سکے گا بچوں کہ وہ جہاں جہاں بچے کام کر رہے ہیں تاکہ ان پر ایکشن لیا جا سکے. ابھی تو ہمارے پاس کوئی ڈیٹا ہی نہیں ہے, نہ کوئی ریسرچ کی گئی ہے اس کے اوپر کبھی. تو سارہ صاحبہ 2 سال ہو گئے ہیں پی ٹی آئی گورنمنٹ کو بھی, کیا کافی ٹائم نہیں ہوتا؟ کیونکہ میں پہلے بھی 1 سے 2 بار کہہ چکی ہوں, میں دوبارہ سے آپ کو بھی یاد دہانی کرانا چاہوں گی کہ یہ پی ٹی آئی کے منشور کا حصہ تھا کہ چائلڈ لیبر کا خاتمہ ہوگا. بالکل اس پہ کام بھی ہو رہا ہے, جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا. یہ تو لیبر ڈپارٹمنٹ ایگزیکٹ بتا سکتا ہے کہ کتنا انہوں نے سروے کر لیا, کتنا رہتا ہے, لیکن چائلڈ پروٹیکشن بیورو, پنجاب گورنمنٹ, چیف منسٹر جو ہے وہ اس کے بارے میں بہت سیریس ہیں, اور ہماری اولین ترجیح بھی ہے پنجاب حکومت کی بھی اور پورے پاکستان کی حکومت کی بھی. تو کیا آپ نے دیکھا ہوگا کہ ریسنٹلی جتنے بھی چائلڈ لیبر ریلیٹڈ واقعات آئے ہیں ان پہ بہت پرامپٹ ایکشن لیا گیا ہے, اور جو ہے وہ گرفتاری ایک ٹیم بنائی گئی ہے جو مجرم ہے اس کی, اب وہ فالو اپ سارہ صاحبہ یہ بتائیے گا کہ جو قوانین بچوں کے حوالے سے اور اسپیشلی چائلڈ لیبر کے حوالے سے موجود ہیں, کیا وہ ہمارے سسٹم کے لیے کافی ہیں یا پھر نئے قوانین بنانے کی بھی ضرورت ہے؟ جی بالکل, آئی تھنک نئے قوانین بنانے کی ضرورت ہے بالکل, کیونکہ کہیں کچھ جگہوں پہ ہم لیک کرتے ہیں, جیسے کہ کچھ کافی اوفینسز بیلیبل ہوتے ہیں تو جو ہے وہ مجرم کو بیل مل جاتی ہے, وچ از ناٹ رائٹ, وچ از ناٹ اپروپریٹ. تو سزا زیادہ ہونی چاہیے, زیادہ انٹینس ہونی چاہیے, تو اس کے لیے قوانین میں ترمیم کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ سارہ احمد صاحبہ پروگرام میں شامل ہونے کے لیے, اور ہمیں بتا رہی تھی چائلڈ لیبر کے حوالے سے کہ قوانین موجود ہیں, ان میں امینڈمنٹس کی بھی ضرورت ہے, لیکن سب سے اہم بات ہے کہ جو قوانین پہلے سے موجود ہیں ان پہ امپلیمنٹیشن کون کروائے گا. جب تک ہمارے پاس نمبرز ہی موجود نہیں ہوں گے کہ کون سے سیکٹر میں چائلڈ لیبر ہے اور کون سے سیکٹر میں سب سے زیادہ ہے. ترجیحات کی سارہ صاحبہ نے بات کی ہے کہ وزیر اعظم, وزیر اعلیٰ صاحب کی ترجیحات میں شامل ہے, لیکن ترجیحات میں کس طرح سے شامل ہے اس کی میں بھی گواہ ہوں اور آپ بھی گواہ ہیں. اجازت دیجیے, انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.